सो हेलो टू ऑल। हम पढ़ रहे थे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स हमने ख़त्म किया। अब हम पढ़ेंगे अर्थ और लैटिट्यूड्स के बारे में। तो देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। जो बातें हमसे कल छूट गई थी प्लैनेट्स में अर्थ के बारे में, वो हम आज ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को ख़त्म करेंगे। उसके बाद सोल्स्टिस, विंटर और समर दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, मिडनाइट सन के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को आज हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले द अर्थ। तो अर्थ के बारे में स्टार्ट करते हैं कि अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ जैसा कल हमने पढ़ा था कि ब्लू प्लेनेट बोलते हैं इसको, ये थर्ड प्लेनेट है सन से। ये सारी चीज़ें अर्थ के बारे में कल हमने पढ़ी थी कि इसकी रेडियस है वो 6371 किलोमीटर होती है। ये सारी बातें कल हमने अर्थ के बारे में पढ़ी थी। आज हम और पढ़ते हैं कुछ बातें कि अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम सन। ठीक है, अर्थ थर्ड प्लेनेट है सन से। पहला प्लेनेट होता है मर्क्यूरी, दूसरा होता है वीनस और थर्ड प्लेनेट इज़ अर्थ। ओके, उसके बाद देखते हैं। शेप ऑफ अर्थ इज़ ओबलेट स्फेरॉइड। ओबलेट स्फेरॉइड क्या होता है? ओबलेट स्फेरॉइड एक स्फेयर टाइप का होता है जो पोल्स से तो दबा हुआ होता है और इक्वेटर से थोड़ा फूला हुआ होता है, ब्लज होता है इक्वेटर के पास से, उसको बोलते हैं ओबलेट स्फेरॉइड। तो शेप कैसी अर्थ की? ओबलेट स्फेरॉइड। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये कई बार आया है एग्जाम में, ओबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ठीक है, ओके चलते आगे। हाईएस्ट डेंसिटी अमोंग ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ की जो डेंसिटी है वो सभी प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? अर्थ की। उसके बाद और सबसे कम होती है किसकी? सैटर्न की। ठीक है, एक्सियल टिल्ट कितना है अर्थ का? मतलब अर्थ सीधी नहीं खड़ी अपने एक्सिस पे, सीधी नहीं खड़ी, ये है ना थोड़ी सी झुकी हुई है। और ये कितनी झुकी हुई है? 23.43 डिग्री अपने एक्सिस पर ये झुकी हुई है। ठीक है, ये 23.43 किसके साथ है? वर्टिकल के साथ। ठीक है, और जो इसको 90 में से माइनस कर देंगे तो जो टिल्ट आएगा वो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, वर्टिकल से टिल्ट है 23.43 डिग्री। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है अर्थ का 51 करोड़ किलोमीटर, जिसमें से अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर का लैंड एरिया है और 36 करोड़ किलोमीटर का ओशियन एरिया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है कि बात? एवरीबॉडी इज गेटिंग? तो चलिए आगे चलते हैं। लैंड एरिया कितना है अर्थ का? मैंने बताया कि 14.84, मतलब अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर लैंड एरिया है, जो कि 29.1% बनाता है। और ओशियन एरिया है 36.16 करोड़ किलोमीटर, जो कि 70.9% बनाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये है हमारी अर्थ, जो मैंने आपको बताया कि ओबलेट स्फेरॉइड होती है, जो पोल से तो थोड़ी दबी हुई होती है और जो इक्वेटर पे इसके ऊपर ब्लज होता है थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अर्थ। ओके, तो देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी अर्थ। ओके, ये जो बीच में हमने बनाया ये है 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। इसके बाद ये है हमारा 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थन लैटिट्यूड में। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड में, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है?
23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड्स में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, कई बार यही पूछा जाता है, हम क्वेश्चन भी करेंगे बाद में। और इसके बाद में देखिए ये है 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में आर्कटिक सर्किल की लाइन, ठीक है। और ऐसे ही 66.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड में अंटार्कटिक सर्किल की लाइन आती है, जो ये हमने बनाई है अभी, ये नीचे देखिए, ठीक है। अब देखते हैं अर्थ के कुछ जोन्स के बारे में। अर्थ है ना कुछ जोन्स में बटी हुई होती है, इन्हीं जो लाइन है ना, इनके अकॉर्डिंग कुछ जोन्स में बटी हुई होती है अर्थ। तो उन जोन्स के बारे में देखते हैं। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? सबको समझ में आया है? एवरीबॉडी? क्लास में कोई सो तो नहीं रहा? कोई सो रहा है तो उठ जाओ मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, ये जो ऊपर वाला है ना आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया, और नीचे अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का एरिया, इसको बोला जाता है फ्रीजिड जोन। तो ये जो ऊपर और नीचे का एरिया है ना, ये वाला और ये नीचे वाला एरिया, कौन सा? अंटार्कटिक सर्किल के नीचे वाला, इसके नीचे वाला साउथ पोल तक का एरिया, इसको बोला जाता है फ्रीजिड जोन, ठीक है। अगला जोन देखते हैं। ये जो है ना आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अंटार्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों को बोला जाता है टेम्परेट जोन। क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर, और इक्वेटर से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है टोरिड जोन। क्या बोला जाता है? टोरिड जोन, ठीक है। टोरिड जोन क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक का एरिया। टेम्परेट जोन क्या हो गया? कैंसर से आर्कटिक सर्किल और कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है, ये हो गया टेम्परेट जोन। और फ्रिजिड जोन क्या हो गया? आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल के बीच का एरिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? एवरीबडी? नोबडी? एनीबडी? डेड बॉडी? कोई भी डेड बॉडी जिसको नहीं समझ में आया हो? ठीक है, चले आगे। ओके, देखते हैं आगे। जोन्स देखते हैं जो अभी हमने पढ़े, वो कौन कौन से हैं, उनका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। तो टोरिड जोन, टोरिड जोन को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ट्रॉपिकल जोन बोल दो या टोरिड जोन बोल दो, ठीक है। ये किस किस के बीच में होता है? अभी हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको हम टोरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये रहा बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। इसके बाद देखिए ये होता क्या है टोरिड जोन, मतलब इसी एरिया को क्यों बोला था टोरिड जोन की? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया ही टोरिड जोन बोले हम। देखिए बेसिकली ट्रॉपिकली टोरिड जोन का मतलब क्या होता है कि जहाँ सन साल में एक बार डायरेक्ट ओवरहेड कर जाए, डायरेक्ट उसके ऊपर हो जिस एरिया के, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो जो ये होता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया के बीच में कम से कम एक बार साल में सन ओवरहेड करता है, मतलब डायरेक्ट उसके ऊपर होता है उस एरिया के, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। एरिया वेयर सन रीचेज डायरेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस इन ए ईयर, ओके। यहाँ तक सभी को समझ में आया है क्या? चलिए चलते हैं आगे। फ्रिजिड जोन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिजिड जोन क्या होता है? एरिया बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्किल और साउथ पोल एंड एंटार्कटिक सर्किल। मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम में कि जो आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल के बीच का जो एरिया होता है उसको फ्रिजिड जोन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि रेज ऑफ सन आर वेरी स्लैंटिंग सो इट इज़ वेरी कोल्ड। देखिए पोल्स का ये एरिया है,
तो यहाँ जो रेज ऑफ सन होती है ना वो स्लैंटिंग पहुँचती है, मतलब ढलान के रूप में, एज ए स्लोप के रूप में सन की रेज पहुँचती है, इसलिए पूरी हीट नहीं पहुँच पाती और ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया एवरीबॉडी? चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, हम लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये ही क्वेश्चन है जो आगे हमारे एग्जाम्स में आते हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम इक्वेटर के बारे में। व्हाट इज़ इक्वेटर? इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर सनरेज गिरती है। ठीक है, परपेंडिकुलर सनरेज गिरेंगी तो उसके ओवरहेड सन है ऑलमोस्ट टाइम्स ईयर में। मतलब परपेंडिकुलर सनरेज गिरने का मतलब क्या है कि इक्वेटर के ओवरहेड सन है ऑलमोस्ट इन ए ईयर, मतलब ज़्यादातर साल में इक्वेटर के ऊपर रहता है सन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर है ना बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। एक तो इक्वेटर पे क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, और रेनफॉल ज़्यादा होएगी तो एवरग्रीन फॉरेस्ट बढ़ेंगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट बढ़ेंगी तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, जीव जंतु बढ़ेंगे, और वहाँ पर रहने वाले लोगों की ट्राइब्स बढ़ेगी, जनजातियाँ बढ़ेगी। क्यों? रिसोर्सेज मिलेंगे, रेनफॉल है, फॉरेस्ट है, खाने पीने की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, तो वहाँ पर लोगों की संख्या, जीव जंतु की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा? आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पर क्रिटिकल समर्स होते हैं, मतलब विंटर भी यहाँ तेज़ होते हैं तो समर्स भी यहाँ तेज़ होते हैं उसमें, और ऑलमोस्ट इक्वल डेज एंड नाइट होते हैं यहाँ पे। जैसा मैंने आपको बताया इक्वेटर के ओवरहेड सन होता है, और जब भी इक्वेटर के ओवरहेड सन होता है तो इक्विनॉक्स वाली कंडीशन होती है कि डेज और नाइट ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, मतलब बिल्कुल बराबर तो नहीं होते, लेकिन साल में हरदम यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। जैसे कभी 11:30 घंटे का दिन हो गया तो कभी 12:30 घंटे का रात होगी, कभी 12:30 घंटे की रात दिन हो गया तो कभी 11:30 घंटे की रात होगी। ऐसे ही चलता है, आधी एक घंटा बस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, बाकी बराबर से होते हैं लगभग लगभग। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या इक्वेटर क्या है, इस पर क्या पाई जाती है, क्या नहीं पाया जाता? ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लैटिट्यूड्स पॉइंट। लैटिट्यूड पॉइंट्स होते हैं 181, ओके, और लैटिट्यूड सर्किल होते हैं 179। तो ये क्या बात हुई भाई, लैटिट्यूड पॉइंट्स तो 181 और सर्किल 179, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम मान लेते हैं कोई भी हमारी अर्थ स्फेरिकल रूप में, ठीक है। लैटिट्यूड्स होते क्या है, सबसे पहले जो स्लैंटिंग लाइन होती है ना, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको लैटिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, जो लेटी हुई लाइन होती है उनको लैटिट्यूड बोला जाता है, और जो खड़ी हुई लाइन होती है उनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना कि लेटी हुई लाइन होती है उसको बोला जाता है लैटिट्यूड, और खड़ी हुई लाइनों को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो जो पोल्स पर होते हैं ना वो सिर्फ पॉइंट होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों सिर्फ पॉइंट है, ये सर्किल नहीं बनाते हैं। बाकी तो सर्किल बना रहे हैं लैटिट्यूड्स, जो लेटी हुई लाइन है वो अर्थ के चारों तरफ है, इसलिए वो सर्किल बना रही है। तो जो लैटिट्यूड सर्किल तो बनते हैं 179, ठीक है, लेकिन जो पोल्स पर है ना वो सिर्फ पॉइंट है, वो सर्किल नहीं बनाते, इसलिए लैटिट्यूड पॉइंट्स की बात करें तो 181। ठीक है, और देखिए एक चीज़ कि ये जो लैटिट्यूड सर्किल है ना ये पूरा सर्किल बनाते हैं अर्थ के चारों तरफ। आपको ये लगता हो ना कभी आपने 2D डायग्राम देखा हो तो कि ये सिर्फ एक लाइन है, नहीं, ये पूरा एक सर्किल है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो अप्रोक्स 111 किलोमीटर की होती है। 111 किलोमीटर की डिस्टेंस लैटिट्यूड्स के बीच में होती है अप्रोक्स। फिर बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, खड़ी लाइनें जो हम ग्लोब के अंदर देखते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, 360।
लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं 360, लैटिट्यूड पॉइंट्स कितने होते हैं 181, लैटिट्यूड सर्किल कितने होते हैं 179, लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है 111 किलोमीटर। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है। Distance between two longitudes at the equator is 111 kilometer, but moving towards pole it nearly decrease to 0। तो देखो, जैसा कि जो होते हैं ना लॉन्गिट्यूड्स, वो सारे पोल्स से निकलते हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगे साउथ पोल तक जाएंगे, साउथ पोल से निकलेंगे नॉर्थ पोल तक जाएंगे। तो इनके बीच में इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, वो कितनी होती है 111 किलोमीटर। बट इक्वेटर से ऊपर और नीचे जाने पर लेट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस घटती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस घटती है ऊपर और नीचे जाने पर। जो इक्वेटर पे तो इनके बीच में डिस्टेंस लैटिट्यूड जितनी रहेगी 111 किलोमीटर, बट जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये पोल्स पर सारे जाके मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया एवरीबॉडी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, क्रॉसिंग लॉन्गिट्यूड चेंजेस द टाइम। लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने पर टाइम बदलता है, मतलब जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड से बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता और घटता चला जाता है। हम ईस्टवर्ड चलते हैं तो टाइम बढ़ता है, और हम वेस्टवर्ड चलते हैं तो टाइम घटता है। एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट का डिफरेंस डालता है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड कितना डिफरेंस डालता है 4 मिनट का, ठीक है। गोर क्या होते हैं? गोर होते हैं एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, जो हमने अभी बताया ना कि 111 किलोमीटर डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में। तो जो वो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो एरिया बनता है ना, उसको बोलते हैं क्या? गोर, ठीक है। गोर क्या होता है? एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस स्टेट से पास होती है। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहली बात तो इंडिया से पास होती है। ना इक्वेटर होता ना कैप्रिकॉर्न होती, एकमात्र लाइन है जो इंडिया से पास होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये इंडिया में 8 स्टेट्स के से पास होती है। हम यहाँ पे देखेंगे एक बार। ये देखिए, सबसे पहले ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान, दो स्टेट। उसके बाद ये एमपी आ गया, ठीक है। एमपी के बाद ये क्या आ गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड। झारखंड के बाद ये क्या आ गया? वेस्ट बंगाल। फिर ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम, ठीक है। यही स्टेट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। इनको याद कर लेना है, कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन से में से गुजरती है, कौन से में से नहीं गुजरती। तो 8 स्टेट्स हैं, 8 के 8 आप याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ये जो हमारी अर्थ है इस पे जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम और जीएमटी टाइम, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को माना गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और इसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि ये जो ब्रिटिश में ग्रीनविच जगह है वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, ठीक है। इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। मेरिडियन होता है मिडिल टाइम, मिडिल डे, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। मैंने आपको पहले बताया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोला जाता है? जीएमटी टाइम।
प्राइम मेरिडियन, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये पास कहाँ से होती है? ग्रीनविच जगह से, लंदन से पास होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो वर्ल्ड में है वो वर्ल्ड बटा हुआ है 24 टाइम जोन्स में, वर्ल्ड बटा हुआ है। और अगर लोकल टाइम जोन्स की बात करें तो फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जोन्स हैं, जो 12 टाइम जोन्स हैं खुद के लोकल फ्रांस के पास, ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो पास करती है बेरिंग सी, पैसिफिक ओशियन से। और इसके अंदर टोटल 8 बैंड्स हैं। वो 8 बैंड्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि किसी एक कंट्री में से पास ना करे डेट लाइन। क्यों? क्योंकि फिर एक ही कंट्री में 2 डेट्स हो जाती कि इस लाइन के इधर तो ये डेट है, मान लो एक लाइन है डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, और इसके इधर तो 7 तारीख है और इधर 8 तारीख है, ऐसे हो जाता। इसलिए इसको बैंड्स में बनाया गया कि जैसे कंट्री की का बॉर्डर आया किसी कंट्री का, तो वहाँ इसको बैंड कर दिया गया, ओशियन में से पास कर लिया गया। तो इस तरीके से, इसलिए इसके अंदर टोटल कितने 8 बैंड्स हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि कितने बैंड्स हैं, 8 बैंड्स हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। ये 82.82 डिग्री ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वह कहाँ से नापा जाता है? वो नापा जाता है 82.82 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? क्या इतना समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर से पास होता है, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर से पास होती है। मिर्ज़ापुर कहाँ है? यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर है। उस जगह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.82 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास होता है, ठीक है। ये 5 स्टेट्स से पास होता है। 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो 5 स्टेट हैं इनमें से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.82 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सोलिस्टिस, सोलिस्टिस क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सन ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड पर होता है, या तो नॉर्थ में या साउथ में ओवरहेड होता है। मतलब ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड पे ओवरहेड होता है, मतलब जो अपनी ग्रेटेस्ट हाइट है सन उस पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो डे बड़ा होगा या नाइट बड़ी होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी डे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नाइट हो जाएगी एक हेमिस्फेयर में। या तो देखते हैं सबसे पहले, आगे देखते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समर सोलिस्टिस क्या होता है? ये 21 जून को आता है। इसमें क्या होता है कि सन है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड पे चला जाता है, ओवरहेड करता है, ठीक है। अगर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड पे है तो उससे क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, वो डे की लेंथ बढ़ जाएगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में डे की लेंथ कम हो जाएगी, वहाँ नाइट की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो इट इज़ द longest day in northern hemisphere and shortest day in southern hemisphere। क्यों? क्योंकि सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इस टाइम पे, ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड पे, इसलिए समर सोलिस्टिस 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और शॉर्टेस्ट डे होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। और 2014 से इस डे को किस रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे के रूप में इसको मनाया जाता है 2014 से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी इज गेटिंग? चलिए विंटर सोलिस्टिस की बात कर लेते हैं एक बार। विंटर सोलिस्टिस क्या होता है? इसमें सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे,
जिसके कारण शॉर्टेस्ट डे तो किस में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेसिकली साउदर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए साउदर्न हेमिस्फेयर में ओवरहेड करता है सन, और उसकी वजह से क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फेयर में तो बड़ा दिन हो जाएगा, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा ही है कि उसमें तो क्या हो रहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में था, इसीलिए क्या हो रहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में था तो नॉर्दर्न में बड़ा दिन हो रहा था और छोटा साउदर्न में था। इसमें साउदर्न में बड़ा दिन हो जाएगा, नॉर्दर्न में छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि विंटर सोलिस्टिस कब होता है, ये 22 दिसंबर को होता है। यहाँ मैं नोट करना शायद भूल गया कि विंटर सोलिस्टिस होता है 22 दिसंबर को और समर सोलिस्टिस होता है 21 जून को, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को, ठीक है, हर साल। इक्विनॉक्स क्या होते हैं, इक्विनॉक्स ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे डे और नाइट ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, जब सन ओवरहेड करता है बिल्कुल इक्वेटर पे। मैंने आपको क्या बताया, इक्वेटर के ऑलमोस्ट इक्वल होती है डे और नाइट, लेकिन इक्विनॉक्स वाले दिन बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। बिल्कुल इक्वेटर के जस्ट अबोव ओवरहेड करता है सन, ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है या वर्नर बोलते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये स्प्रिंग के टाइम पे होता है, मार्च 21 को होता है, जहाँ डे और नाइट इक्वल होती है। और एक होता है ऑटम के सीजन में होता है ऑटोमल इक्विनॉक्स, ये 23 सितंबर को होता है। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है 21 मार्च को, और ऑटोमल इक्विनॉक्स कब होता है 23 सितंबर को, ओके। आगे चलते हैं, मिडनाइट सन। तो मिडनाइट सन क्या है, सब बेसिकली क्या है मिडनाइट सन, तो देखते हैं कि व्हेन सन डज नॉट सिंक बिलो द होरिजिन थ्रू आउट 24 आवर्स एंड इवन विजिबल एट मिडनाइट। तो जब सन है ना ओरिजिन से नीचे नहीं जाता है ना, मतलब सूर्यास्त नहीं होता है 24 घंटे, और आप सन को मिडनाइट को भी देख सकते हो, आधी रात को भी देख सकते हो, उसको बोला जाता है मिडनाइट सन, ठीक है। जब सन 24 घंटे विजिबल हो, इवन रात को भी विजिबल हो, उसको बोला जाता है मिडनाइट सन, ओके। नॉर्वे इज द प्लेस ऑफ मिडनाइट सन वेयर सन इज कंटिन्यूसली विजिबल बिटवीन मई एंड जुलाई। मई और जुलाई के बीच में नॉर्वे में कंटिन्यूसली 24 घंटे सन विजिबल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लेस ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई है क्या, ये चीज़ याद रखनी है, नॉर्वे को मिडनाइट सन कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा विच इज़ कॉल्ड द प्लेस ऑफ मिडनाइट सन, आपको पता रहेगा तो ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये हमारा यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ख़त्म हो गया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। तो मैंने आपको कई बार बताया कि इक्वेटोरियल रीजन में ऑलमोस्ट डे और नाइट इक्वल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से पास करती है। तो ये छत्तीसगढ़ हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पंजाब, महाराष्ट्र और केरला से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है। ये क्वेश्चन आया था MTS 2023 में और ये CHSL 2023 में, ओके। आगे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोई बाहर से कुछ ऐसा नहीं पूछ लेगा कि हमने पढ़ा नहीं और वो क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जो हम पढ़ेंगे वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा और ही कुछ पूछ लिया एग्ज़ाम्स में। जोन बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इज़ नोन एज। तो मैंने आपको बताया था फ्रिजिड जोन को कहाँ होता है, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ,
इंडिया किसके नॉर्थ में लोकेटेड है? तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया से पास करती है, ठीक है, तो उसके नॉर्थ में तो होने से रहा, उसके तो मिड में है। फिर बचती क्या है? ट्रॉपिक। फिर आता इक्वेटर, तो इक्वेटर के ही नॉर्थ में है। आप बोलोगे कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन इक्वेटर से नीचे है, तो हम आंसर इक्वेटर को ही लगाएंगे क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है इंडिया, ठीक है। इंडिया पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इक्वेटर से नॉर्थ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इक्वेटर सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये भी CHSL 2023 में आया है, ये CHSL 2020 में आया है, ठीक है। 1 डिग्री लैटिट्यूड में कितनी डिस्टेंस होती है? कितनी डिस्टेंस होती है? तो मैंने आपको बताया था 2 लैटिट्यूड के बीच में, रेटी हुई लाइन के बीच में डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर की। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड बढ़ते ही 111 किलोमीटर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। CHSL 2020 में ये क्वेश्चन आया था, और ये अभी CHSL मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि टोरिड जोन किस किस के बीच में लाई करता है। तो हमने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये लाई करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आगे मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।